तो प्यारे साथियों, तो चलिए फिर से हम आज क्लास 10th के साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आज पार्ट 2 है। तो इससे पहले हम पार्ट 1 में 1 से 10 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप लोग पहले उस क्वेश्चन को जाकर देख लीजिएगा। यह 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे 100% क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरी अच्छी तरह से लिखिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए चलते हैं हम पार्ट 2 जो है आज उसको करवा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 10 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़-पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल तथा खनिज लवण प्राप्त कर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल तथा खनिज लवण प्राप्त कर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहेंगे, समझे? क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी क्रिया कहलाती है, यही कह रहा है। तो देखिए इसका एक समीकरण भी दे दिया है, तो आप लोग समीकरण को भी लिख लीजिएगा। आप लोग या तो पॉज़ करके, रोक करके लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप लोग पहले देख लीजिए इसका एग्ज़ाम्पल क्या है। सी यानी 6CO2 प्लस 12H2O यानी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्लोरोफिन से यानी क्लोरोफिन वर्णक से जब अभिक्रिया करवाएँगे और सूर्य का हीट देने के बाद तो क्या होगा कि यह एक ग्लूकोज और क्या ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या चीज़ में जल में टूट जाएगा। तो देखिए क्या है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बन जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जल्दी से जल्द खत्म करेंगे ताकि रिवीजन करके बढ़िया से लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वपोषण को परिभाषित करे। क्या है? स्वपोषण को परिभाषित करे। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कर रहा है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़-पौधे क्या है? एक स्वपोषण की प्रक्रिया का कार्य करता है। देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए पेड़-पौधे हमेशा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग को हम समझा नहीं पाएँगे, क्योंकि समझाने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है। आप लोग को कोई भी हालत में याद कर लेना होगा, क्योंकि आप लोग जितना पढ़े हैं यानी 12 महीना में, वो आप लोग के लिए यही गेस क्वेश्चन निकल के आया कि इसी में से आप लोग को कोई ना कोई क्वेश्चन यानी हम कहेंगे तो जितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सारा का सारा इसमें से फँस जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं कि जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए साइंस का बैच इस चैनल पे चलाया जाएगा। तो आप लोग हैं प्लीज़ अपने से जो छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई-बहन हैं, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से जुड़ा दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि साइंस के जो भी वीडियो होगा वो उसके पास तुरंत जाएगा और वो लोग काफ़ी अच्छे तैयारी कर सकती है बोर्ड में। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग निकलेंगे, अभी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो देखिए तो क्या कहा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो इधर देखिए पहले जाइलम में क्या कर रहा है, जाइलम की कोशिका मृत होती है। क्या होती है? जाइलम की कोशिका मृत होती है।
फ्लोएम की कोशिका जीवित रहती है, मतलब क्या है, जाइलम में जो कोशिका होता है मरी हुई रहती है और फ्लोएम में क्या होती है, जीवित। दूसरा क्या कर रहा है, यह जल एवं घुलित खनिजों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, यह जल और घुलित खनिज जितने भी होते हैं ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो इधर देखिए फ्लोएम में दूसरा क्या कर रहा है, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी क्या है कि कोई भी खाद्य पदार्थ होगा उसको स्थानांतरण करते हैं। तीसरा अंतर देखिए क्या कर रहा है कि इनमें जल एवं घुलित, क्या है, जल एवं घुलित खनिजों का वाहन सिर्फ ऊपर की ओर होती है। क्या कर रहे हैं, इसमें जल और घुलित खनिजों की जो वाहन मतलब कि प्रवाह जो होती है हमेशा ऊपर की ओर होती है, वही कहा सिर्फ ऊपर की ओर होता है। और देखिए फ्लोएम में क्या होता है कि इनमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पोसर्जन को परिभाषित करें। क्या कर रहा है कि वाष्पोसर्जन को परिभाषित करें। तो पौधों में वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्पों के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोसर्जन कहा जाता है। क्या करा, पौधों में यानी वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोसर्जन कहा जाता है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, धमनी और सिरे में अंतर। तो देखिए धमनी क्या होता है कि धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। क्या करती है, धमनी जो शुद्ध रक्त को यानी जो साफ रक्त यानी खून जो होता है उसको शरीर के क्या होता है विभिन्न भागों में हृदय से कहाँ से, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। और सीरा अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों में हृदय यानी सॉरी क्या करता है, सीरा अशुद्ध रक्तों को विभिन्न अंगों से विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। क्या करती है कि हृदय की ओर ले जाती है। और इधर देखिए क्या कर रहा है दूसरा में कि धमनी की क्या चीज, धमनी की दीवारें मोटी लचीली तथा कपट कपटहीन होती है, कपटहीन होती है। क्या कर रहा है कि धमनी की दीवार मोटी लचीली तथा कपटा सॉरी कपटाहीन होती है, सॉरी है कपटाहीन होती है, वो कपाटहीन होती है। बोलने में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, चलो सॉरी। तो देखिए इधर क्या है कि सीरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है और इनमें कपाट लगे रहते हैं। क्या कहते हैं, कपाट लगे रहते हैं। तो देखिए तीसरा, धमनी में रक्त का वाहन हृदय से अंग की ओर होती है और सीरे में रक्त का वाहन अंग से हृदय की ओर होती है। तो आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवहन से आप क्या समझते हैं। क्या कहा कि परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर सही स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम को लिखे, यानी ओम का नियम लिखना है। तो किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम के नियम के रूप में जानते हैं। इसीलिए इसे ही हम लोग ओम के नियम के रूप में जानते हैं। तो भी समानुपाती आय क्या है, भी समानुपाती आय। तब विभवांतर किसके समानुपाती था, आय यानी धारा के। तो जब हम इक्वल के रूप में लाएंगे तो भी बराबर क्या हो जाता है मेरा, आई आर। आर एक नियतांक का रूप होता है जो प्रतिरोध के रूप में आता है।
तो आर क्या है? एक प्रतिरोध है। कह रहा है कि आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि एक क्या है? प्रतिरोध को ही हम आर से दिखाए हैं। उसके बाद देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं? दो तत्वों का ऐसा गुण जिसमें दोनों के परमाणु संख्या समान हो तथा द्रव्यमान संख्या असमान हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे Cl35 Cl 17 क्या है कि Cl35 यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 17 जो है दोनों क्या है? यानी दोनों तत्वों का ऐसा गुण जिसमें दो परमाणुओं की संख्या समान हो। तो परमाणुओं की संख्या समान हो और द्रव्यमान दोनों का अलग अलग हो, यही कहलाता है समस्थानिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हो रहा है क्या कि कार्बो यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों आ जाता है। तो देखिए क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे CH4 C2H6 यानी कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों में क्या चीज है? अंतर। तो निम्नलिखित अंतर है। तो पहला क्या है? तो देखिए इनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। इनमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो एक में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है संतृप्त में, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल यानी 2 और 3 यानी 2 और 3 बॉन्ड से जो जुड़ा रहता है, यह अधिक क्रियाशील है, शील नहीं होते हैं। तो इधर कह रहा है कि यह अधिक क्रियाशील होते हैं और इनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त होती है। इनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं होती है। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं। क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे से आप क्या समझते हैं? और काफी इंपॉर्टेंट है। इसको तो हम कहेंगे कि एग्जाम के लिए 90% पूछने का चांस है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी हो जाती है या जाता है। तो विभक्त होने की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका हम एक और परिभाषा बोल देते हैं, आप लोग सुन करके देख लीजिए कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इन्हीं 7 रंगों को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही है परिभाषा इसका। जब इन 7 रंगों को एक पर्दे पर उतारा जाता है तो रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इसे इसे पट्टी इस पट्टी को ही वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस पट्टी को ही क्या कहता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर लाल रंग का, सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। इसमें क्या कहा है कि इसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? लाल रंग। और सबसे नीचे कौन सा रंग? बैंगनी रंग होता है। तो चलिए, तो अब हम क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले यानी पार्ट 3 को दिखाएंगे। तो इससे पहले कि आप लोग जो पहले वीडियो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या 60 प्लस होगी। तो आप लोग है इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट मार कर या पॉज करके लिख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।